अर्नब हैरानी से युवराज को देखते हुए कहता है, तुमने खुद अपने डैड को अरेस्ट करवा दिया। युवराज अपने उसी एटीट्यूड में कहता, आपको क्या लगता है एसपी सिंह? अर्नब अब कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो हैरानी से आंखें फाड़कर युवराज की ओर देख रहा था। अर्नब ये जानकर हैरान परेशान था कि अपनी जिस जीत की वजह से वो फूले नहीं समा रहा था, वो जीत दरअसल उसकी थी ही नहीं। ये सब युवराज ने किया था, लेकिन क्यों? ये बात अर्नब के समझ से बाहर की थी। गोपाल भी अर्नब के पास ही खड़ा था। सच जानने के बाद वो भी लगभग सदमे में था। वो भी अर्नब की तरह ही हैरान होकर युवराज को देखे जा रहा था। युवराज को उन दोनों की इस हैरानी से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो रिलैक्स होकर अपनी जगह पर बैठा अर्नब की ओर देख रहा था। कुछ देर इसी तरह शौक में रहने के बाद अर्नब कहता है, तुमने ये कैसे किया? इससे आगे वो कुछ कह नहीं पाता। युवराज अर्नब की आंखों में बहुत सारे सवाल साफ साफ देख पा रहा था। अर्नब की हालत समझकर युवराज उससे कहता है, आपको क्या लगता है रोहित आप तक कैसे पहुंचा? ये सुनकर अर्नब की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। युवराज आगे कहता है, रोहित को आप तक मैंने ही पहुंचाया था। रोहित ने वो न्यूज मेरे ही कहने पर आपको दी थी, क्योंकि मैं उसे वायरल करना चाहता था। हमारे बंगले का लोकेशन भी मैंने ही आपको दिया था, ताकि आप उन हॉस्टेजेस को आज़ाद कर सको। सच तो ये है कि उन लोगों को मैंने आज़ाद कराया है और आपने इस काम में मेरी मदद की है। अर्नब ये सब सुनकर दंग रह जाता है। अब उसे समझ में आ रहा था कि लोगों ने जो भी युवराज के बारे में कहा था वो बिल्कुल सच था। युवराज की परमिशन के बिना कोई भी उसकी फैमिली तक नहीं पहुंच सकता। वहीं गोपाल ये सब सुनकर युवराज से और भी इम्प्रेस होता जा रहा था। ये सब देखकर गोपाल अपने मन में ही कहता है, मैंने तो पहले ही एसपी सर से कहा था कि युवराज दीवान की मर्जी के बिना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बात तो सुनी नहीं, अब खड़े हैं मूर्ति बनके। अर्नब खुद को संभालते हुए युवराज से कहता है, तुमने अपने ही डैड को अरेस्ट करवा दिया और ये शर्त क्यों रखी कि मैं उन्हें वापस शिमला ना आने दूं? युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने आपका काम कर दिया है, अब आपकी बारी है आपका वादा पूरा करने का। अर्नब के मन में इस समय हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन उसे पता था कि युवराज उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला है। वो बिना कुछ कहे ही युवराज के ऑफिस से बाहर चला जाता है। गोपाल भी उसके पीछे पीछे वहां से निकल जाता है। अर्नब के बाहर जाते ही युवराज के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो चेहरा अभी एटीट्यूड और प्राउड से भरा होता था, अब बिल्कुल ही शांत हो गया था। युवराज की आंखों में अब भी वो दर्द दिख रहा था जिसे उसने कब से छुपा कर रखा था। युवराज उस बंद कमरे में खुद से कहता, सॉरी डैड, आपको यहाँ से दूर रखने का कोई और तरीका नहीं था। वो अब और भी खतरनाक होता जा रहा है और यहाँ आपकी जान को खतरा था। कुछ देर रुककर वो आगे कहता है, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर मैं आपको वहां से निकाल लूंगा, लेकिन इस वक्त आपके लिए शहर से बाहर रहना ही सेफ है। इधर युवराज के ऑफिस से बाहर आने के बाद अर्नब कुछ समय तक कॉलेज के हॉल में ही खड़ा रहता है। युवराज से मिलकर अर्नब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। खुद को शांत करने की वो कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसका दिमाग शांत होता है और वो उस केस से के एक और सस्पेक्ट पद्मिनी सिंघानिया को ढूंढने लगता है, लेकिन पद्मिनी कॉलेज में नहीं थी, इसलिए अर्नब को यहाँ भी निराश होना पड़ता है। पद्मिनी के ना मिलने पर अर्नब वापस जाने के लिए कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। बिल्डिंग के बाहर बहुत भीड़ थी। कॉलेज स्टूडेंट अपना एग्जाम देकर कॉलेज से वापस जा रहे थे। उसी भीड़ के बीच अर्नब भी गोपाल के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से वहां भगदड़ मच जाती है। अर्नब भी अलर्ट हो जाता है। वो अपने आसपास देखने लगता है कि वहां आखिर क्या हुआ है। अगले ही पल कॉलेज ग्राउंड में एक बड़ी कार तेजी से चलती हुई आती है। वो कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उस कार से डरकर स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। वो कार फुल स्पीड में इधर उधर जा रही थी। ये देखकर अर्नब अभी स्टूडेंट को ग्राउंड से दूर रहने के लिए कहता है। उस भगदड़ को देखकर युवराज भी ग्राउंड की तरफ ही आ रहा था। तभी वो देखता है कि वो कार एक लड़की की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। ये देखकर युवराज की सांसें रुक जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुहानी थी। युवराज बिना एक पल गंवाए सुहानी की तरफ तेजी से भागने लगता है। अपने सामने आ रहे कार को देखकर सुहानी बहुत डर जाती। वो कार सीधे सुहानी की तरफ नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो जिगजैग पैटर्न में चल रही थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। इतने में वो कार
ठीक सुहानी के सामने आ जाती है और सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले वो कार सुहानी को हिट कर पाती, एक मजबूत हाथ उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता और वो कार जाकर दीवार से टकरा जाती है। यह देखकर युवराज अपनी जगह पर रुक जाता है। इस बार सुहानी को बचाने वाला युवराज नहीं बल्कि अर्नब था। युवराज सुहानी और अर्नब से थोड़ी दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। सुहानी अर्नब की बाहों में थी और अर्नब का हाथ उसकी कमर पर था। डर से सुहानी ने अभी भी अपनी आंखें बंद की थी, लेकिन अर्नब की आंखें सुहानी के चेहरे पर आकर अब रुक गई थी। अर्नब बिना पलके झपकाए सुहानी को ही देख रहा था। उसने सुहानी को पहले भी देखा था, लेकिन इतने गौर से नहीं। आज अर्नब बहुत करीब से देख पा रहा था कि सुहानी कितनी खूबसूरत है। वो चाहकर भी उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। युवराज वहां खड़े होकर यह सब देख रहा था। उसे अर्नब का सुहानी को इस तरह से पकड़ना और इस तरह से देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। युवराज के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा और जलन साफ साफ दिखाई दे रही थी। सुहानी की आंखें अभी भी बंद थी। अगले ही पल सुहानी को एहसास होता है कि वो कार के टक्कर से बच गई है। सुहानी एक चैन की सांस लेती और अपने मन में कहती, युवराज से। वो सोच रही थी कि आज फिर से युवराज ने ही उसे बचाया है। ये सोचकर सुहानी अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही सामने देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। उसके सामने युवराज नहीं अर्नब था। अर्नब को देखते ही सुहानी खुद को संभालते हुए उससे अलग हो जाती है। ये देखकर युवराज को थोड़ा शांति मिलती है। सुहानी अब अर्नब के सामने अनकंफर्टेबल होकर खड़ी थी। अर्नब भी थोड़ा एम्बैरेस था, क्योंकि कुछ देर पहले वो सुहानी को एकटक देखे जा रहा था। अर्नब थोड़ा हिचकिचाते हुए सुहानी से कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी असहज होकर कहती, हाँ थैंक यू सर। अर्नब अब भी सुहानी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो बस सुहानी को ही देख रहा था और कुछ कह नहीं रहा था। अब युवराज खुद को रोक नहीं पाता। वो अर्नब और सुहानी के पास चला जाता। वहां जाते ही युवराज सुहानी से कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी हाँ में सर हिला देती। युवराज अर्नब को देखकर कहता है, थैंक्स। अर्नब युवराज के सामने कुछ भी नहीं कह पाता। वो बस अपना सर हिला देता है। आज जैसे उसने युवराज के साथ बर्ताव किया था, उससे वो काफी शर्मिंदा था। जैसे ही अर्नब वहां से जाने के लिए अपनी कार की तरफ मुड़ता है, सुहानी अर्नब से कहती, सर अब आपकी तबीयत कैसी है? अर्नब चौंकते हुए कहता, मेरी तबीयत? सुहानी कहती, हाँ परसों आपकी तबीयत खराब थी ना। आप हमें रोड पर अपनी गाड़ी के पास बेहोश मिले थे और आपके कान से खून बह रहा था। युवराज सर ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था। अर्नब और गोपाल ये सुनकर हैरानी से सुहानी और युवराज को देखने लगते हैं। अर्नब पहले ही अपने बर्ताव से काफी शर्मिंदा था और अब उसे पता चलता है कि युवराज ने परसों रात उसकी मदद भी की थी। अर्नब अब युवराज से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। अब युवराज भी अर्नब से कहता, ओह यस एएसपी सिंह, हाउ आर यू नाउ? अर्नब पोलाइटली कहता, आई एम फाइन मिस्टर युवराज, थैंक्स फॉर द हेल्प। अर्नब अब बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वो जल्द से जल्द कॉलेज से बाहर जाना चाहता था। अर्नब अपनी घड़ी देखते हुए कहता, मुझे देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर अपनी कार से कॉलेज के बाहर चला जाता। युवराज, सुहानी और अर्नब में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी दूर पर एक लड़की खड़ी है जो कब से उन्हें ही देख रही है। ये वही लड़की थी जिसने उस रात अर्नब की जान बचाई थी। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आखिर मुझे मेरा मोहरा मिल ही गया। चलो कुछ तो फायदा हुआ उस बेवकूफ लड़के से एक्सीडेंट कराने का। रात के 3 बजे थे। हमेशा की तरह आज भी पुराना रोड बिल्कुल सुनसान था। धीमी धीमी हवाएं चल रही थी। उन हवाओं से पत्तियों के सरसराहट की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इसी बीच एक लड़का उस सुनसान सड़क पर चल रहा था। उस लड़के ने सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। उस लड़के की आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो पलकें नहीं झपका रहा था और ना ही उसकी आंखों की पुतलियां हिल रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुली आंखों से सो रहा हो। वो लड़का चलते हुए विशिंग वेल के पास आ जाता है। जब वो उस कुएं के पास आता है तो वो होश में आ जाता है, जैसे उसकी नींद खुल गई हो। वो लड़का हड़बड़ाते हुए अपने चारों तरफ देखने लगता है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गया। वो लड़का डर से हकलाते हुए कहता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। शायद मैं अपना सपना देख रहा हूँ। हाँ, मैं सपना ही देख रहा हूँ। वो लड़का ये सब कह ही रहा था, तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, ये सपना नहीं है। उस आवाज को सुनकर लड़का और भी ज्यादा डर जाता है। आवाज उसके पीछे से आ रही थी, लेकिन उसके पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लड़का घबराते हुए कहता है, कौन है यहाँ? वो आवाज बड़े ही प्यार और आराम से कहती है,
मैं चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत है। लड़का कहता है, किसकी जरूरत है? अगले ही पल वो साया लड़के के चेहरे के ठीक सामने आकर अपनी भयानक आवाज में कहता है, शिकार की। उस अंधेरी रात में सुनसान जंगल के बीच उस साये को देखकर उस लड़के की हालत खराब हो जाती है। डर से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। जिस साये के बारे में वो सालों से सुनता आ रहा था, वो साया अब उसके सामने खड़ा था। अगले ही पल वो साया उस लड़के के गले को पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लेता है। वो लड़का डरकर हवा में ही अपने हाथ पैर मारने लगता है। उस साये की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उस लड़के का दम घुट रहा था। उसकी सांसें फूलने लगी थी और उसकी आंखें लगभग बाहर आ गए थे। तभी उस साये की उंगलियों से नाखून निकलकर उस लड़के के गले के अंदर चले जाते हैं। नाखून के गले के अंदर जाते ही उसके गले से खून निकलकर जमीन पर गिरने लगता है और वो लड़का दर्द से छटपटाने लगता है। कुछ देर तक छटपटाने के बाद वो दम तोड़ देता है और उसकी बॉडी बेजान हो जाती है। वो साया लड़के के बेजान शरीर को वहीं फेंक देता है। उस लड़के का शिकार करने के बाद उस साये से गुस्से में गुर्राने की भयानक आवाज आने लगती है और अगले ही पल एक आवाज उस सुनसान जंगल में गूंजने लगती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मुझसे मेरे शिकार छीने हैं ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा शिकार कैसा होता है। उस लड़के को मैं ऐसी मौत दूंगी कि उससे उसकी रूह कांप जाएगी। यह सब देखकर सुहानी की नींद खुल जाती है और वो चीखते हुए उठकर बैठ जाती है। सुहानी के चीखने की आवाज से निशा की नींद भी खुल जाती है। वो हड़बड़ाते हुए सुहानी के पास आकर कहती है, क्या हुआ सुहानी? सुहानी आज फिर से बहुत ज्यादा डर गई थी। घबराहट में वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। निशा उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगती। कुछ देर बाद सुहानी पहले से शांत होती और निशा से कहती है, आज उसने फिर से किसी को मार दिया। ये सुनकर निशा भी सकते में आ जाती है और वो आगे एक शब्द भी नहीं कह पाती। डर से अब उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। निशा खुद को शांत करते हुए कहती है, इस बार कौन था? सुहानी निशा की आंखों में देखते हुए कहती, मुझे नहीं पता, लेकिन एक लड़का था। निशा कुछ देर सुहानी को देखते हुए कहती है, फिर खुद को और सुहानी को झूठी तसल्ली देते हुए कहती, सुहानी, ये भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक सपना हो। तू दिन भर उस साये के बारे में सोचते रहती है, तो हो सकता है इसीलिए तूने ऐसा सपना देखा। और कल तूने भी तो एएसपी सर पर अटैक होते हुए देखा था ना, लेकिन वो तो बिल्कुल सेफ हैं। सुहानी को भी निशा की बातें सही लगती। वो खुद भी निशा की बात पर भरोसा करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आज उसका ये सपना सच हो। सुहानी और निशा बिना कुछ कहे बस वहां बैठे रहते हैं। हमेशा की तरह आज भी सुहानी के खिड़की के बाहर साल ओढ़े कोई खड़ा था जो उसे देख रहा था। उसने सुहानी और निशा के बीच हुई सारी बातें सुन ली थी। उन दोनों की बात को सुनकर वो आदमी खुद से कहता है, खतरा बढ़ता जा रहा है, अब मुझे उन्हें बताना ही होगा। कहानी अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और कमेंट करके बताएं कि मेरी कहानियां आप कहां से सुन रहे हैं। आज सेंट थॉमस कॉलेज के एग्जाम का आखिरी दिन था। एग्जाम खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के बाहर निकल रहे थे। इस वजह से कॉलेज बिल्डिंग के बाहर बहुत भीड़ थी। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम अच्छा जाने की वजह से खुश थे और कुछ पेपर बिगड़ जाने से उदास। विवेक, सुहानी और निशा भी कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकलकर ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। सुहानी और विवेक का एग्जाम अच्छा गया था, इसलिए वो दोनों खुश थे। निशा का एग्जाम अच्छा नहीं गया था, इसलिए वो दोनों खुश नहीं थी। लेकिन एग्जाम आज खत्म हो गया था। इस वक्त उन तीनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो तीनों कॉलेज ग्राउंड से गेट की तरफ जा रहे थे। वो पैदल चल रहे थे, तभी उनकी नजर पार्किंग की तरफ जाती है। वहां अर्नव गोपाल के साथ खड़ा था। अर्नव को वहां देखकर उन तीनों के कदम रुक जाते हैं। उसके साथ ही युवराज और कॉलेज के प्रोफेसर अभिनव सिन्हा भी खड़े थे। वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अर्नव और प्रोफेसर कुछ परेशान लग रहे थे, लेकिन युवराज हमेशा की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों की बातें सुन रहा था। जैसे ही प्रोफेसर सिन्हा की नजर उन तीनों पर पड़ती है, वो अपने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें अपने पास बुलाते। वो तीनों समझ नहीं पाते कि प्रोफेसर उनमें से किसे बुला रहे हैं, इसलिए तीनों ही एक साथ उनके पास चले जाते हैं। सुहानी, निशा और विवेक वहां पहुंचकर प्रोफेसर, युवराज और अर्नव को विश करते हैं। सुहानी को देखकर अर्नव की आंखों में चमक और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है।
युवराज ये बात नोटिस कर लेता है, उसकी आंखें छोटी हो जाती, लेकिन हमेशा की तरह युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। प्रोफेसर विवेक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, एसपी सर, ये विवेक है। शिवम विवेक का रूममेट था। ये सुनते ही विवेक प्रोफेसर को घूरते हुए कहता, सर आपने था क्यों बोल रहा है? शिवम मेरा रूममेट है। विवेक के ऐसा कहने पर अर्णव और प्रोफेसर का चेहरा उतर जाता है। प्रोफेसर विवेक के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, विवेक, शिवम अब नहीं रहा। आज सुबह उसकी लाश पुराने रोड पर मिली है। ये सुनते ही विवेक के दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। सुहानी और निशा का भी यही हाल था। वो तीनों इस वक्त शौक में थे और आंखें फाड़कर प्रोफेसर को घूर रहे थे। कुछ देर के लिए वहां बिल्कुल खामोशी छा जाती है और कुछ देर तक इसी तरह खामोशी से खड़े रहने के बाद विवेक का सर चकराने लगता है और अपना बैलेंस खोकर लड़खड़ा जाता है। सुहानी और निशा फौरन विवेक को थाम लेते हैं। सुहानी भी इस वक्त सदमे में थी। आज रात ही उसने सपने में एक लड़के की मौत देखी थी। युवराज सुहानी का चेहरा देखकर समझ जाता कि सुहानी क्यों परेशान है। सुहानी हिम्मत करके अर्णव से कहते, सर क्या आपके पास उस लड़के की कोई तस्वीर है? अर्णव बिना कुछ कहे सुहानी के चेहरे के सामने शिवन की तस्वीर ले जाता है। उस तस्वीर को देखकर सुहानी शॉक्ड रह जाती है। ये वही लड़का था जिसे आज रात को सुहानी ने अपने सपने में देखा था। तस्वीर देखते ही विवेक की तरह सुहानी का भी सर चकराने लगता। वो भी अपना बैलेंस खोकर गिरने लगती है। सुहानी को गिरते देखते संभालने के लिए युवराज आगे बढ़ता। इससे पहले युवराज सुहानी को संभाल पाता, अर्णव आगे आकर उसे थाम लेता है। जैसे ही अर्णव सुहानी को पकड़ता है, युवराज के कदम रुक जाते हैं। अर्णव का सुहानी को इस तरह पकड़ना युवराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़कर सुहानी को अर्णव से दूर करके अपने करीब ले जाता है। अर्णव को युवराज की ये हरकत काफी अजीब लग रही थी, लेकिन वो युवराज से कुछ कहता नहीं। अब सुहानी युवराज के पास उसके सहारे खड़ी थी। सुहानी को संभालते ही युवराज अर्णव से कहता, एएसपी सिंह, अभी मेरे स्टूडेंट्स की कंडीशन ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपको इनसे बाद में पूछताछ करनी चाहिए। अर्णव युवराज की बात से सहमत होकर कहता, ओके मिस्टर युवराज, मैं कल आता हूँ। ये कहकर अर्णव वहां से चला जाता है। अर्णव के जाने के बाद युवराज की नजर सुहानी पर जाती है, जिसे उसने थाम कर रखा हुआ था। अब सुहानी की हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन विवेक अब भी शौक में था। निशा युवराज से कहती है, युवराज सर, आप प्लीज सुहानी को देखिए, मैं विवेक को यहाँ से लेकर जाती हूँ। युवराज हाँ में अपना सर हिला देता। निशा विवेक को लेकर उसके हॉस्टल के लिए निकल जाती है। युवराज सुहानी को लेकर अपने ऑफिस आ जाता है। युवराज सुहानी को काउच पर बैठाता है। सुहानी अभी भी सदमे में थी और बिना पलके झपकाए सामने देख रही थी। युवराज एक गिलास पानी लेकर आता है और सुहानी के पास बैठ जाता है। वो सुहानी की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहता है, इसे पी लो। सुहानी कुछ रिएक्ट नहीं करती। इस वक्त उसकी आंखों के सामने वही विजुअल्स चल रहे थे जो उसने आज रात में उसने अपने सपने में देखा था। सुहानी को रिस्पॉन्ड न करते देख युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसके हाथों में पानी का ग्लास थमा देता और कहता, इसे पी लो, यू विल फील बेटर। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी का ध्यान टूटता है और वो अपने होश में आती है। वो अपने हाथ में रखे पानी के गिलास को देखती है और एक सांस में पूरा गिलास खाली कर देती है। युवराज को साफ समझ में आ रहा था कि सुहानी इस वक्त बहुत परेशान है। वो सुहानी को फिक्र भरी नजरों से देखते हुए कहता, तुम ठीक हो? सुहानी अपनी ख्यालों में खोए हुए कहती, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। युवराज ये सुनकर खामोश ही रहता है, लेकिन उसे अब सुहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो समझ सकता था कि इन दिनों सुहानी किस हालात से गुजर रही है। सुहानी बिना युवराज की ओर देखे कहती है, आज रात मैंने उस लड़के की मौत देखी पुराने रोड पर। उस साये ने उसे भी मार दिया। मैं फिर से कुछ नहीं कर पाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ही ये सब क्यों देख सकती हूँ। आज रात तो मुझे सोने में भी डर लग रहा है। ऐसा लगता है अगर मैं सो गई तो एक और मौत हो जाएगी। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं ही इन सब की जिम्मेदार हूँ। ये कहते हुए सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुहानी को इतना परेशान देखकर युवराज के दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी जाहिर नहीं करता। जो इस वक्त सुहानी फेस कर रही थी उससे कहीं बदतर सिचुएशन में युवराज बचपन में रहता आ रहा है। सुहानी का डर, उसकी घबराहट युवराज अच्छे से समझ सकता था, लेकिन वो सुहानी को इस तरह से रोते हुए नहीं देख पा रहा था। युवराज थोड़ा झिझकते हुए सुहानी के करीब जाकर कहता है, धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। युवराज सुहानी के सर पर हाथ रखता है और उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। ऐसा करते युवराज के दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी।
सुहानी इस वक्त ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रही थी जैसा युवराज कर रहा था। वो तो अभी बस दुखी ही थी। युवराज के कंधे पर सर रखते ही वो युवराज को हक कर लेती है। सुहानी को इस वक्त किसी चीज का होश नहीं था, लेकिन युवराज की बात अलग थी। वो पूरे होश में था। युवराज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस सुहानी के सर पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ अर्नब फॉरेंसिक लैब में एक डॉक्टर के साथ था। उस कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। अर्नब के सामने स्ट्रेचर पर एक डेड बॉडी रखी हुई थी। वो बॉडी उसी लड़के की थी जिसकी आज पुराने रोड पर मौत हुई थी। बॉडी के एक तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्राकर खड़े थे और दूसरी तरफ अर्नब गोपाल और अमन के साथ खड़ा था। कुछ देर तक बॉडी को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर अर्नब से कहते हैं, फिर से वही केस। इस बार भी बॉडी पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। इसे भी बिल्कुल उसी तरह से मारा गया है जैसे बाकी लोगों को पुराने रोड पर मारा गया था। डॉक्टर बॉडी के गर्दन के निशान पर उंगली पॉइंट करते हुए कहते हैं, यहाँ देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह के निशान हैं जो इससे पहले की डेड बॉडीज पर थे। लेकिन हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर ऐसे निशान किस जानवर के नाखून से बनते हैं। मैंने अपने पूरे मेडिकल कैरियर में ऐसे केस कभी नहीं देखे। ये कहते हुए डॉक्टर काफी परेशान लग रहे थे। अर्नब सीरियस होकर कहता है, तो क्या हमें इस बॉडी से कोई भी क्लू नहीं मिलेगा? डॉक्टर कहते हैं, बस उतने ही क्लू मिलेंगे जितने इससे पहले की बॉडीज से मिले थे। डॉक्टर के इस जवाब से अर्नब अब निराश हो जाता है। वो वहीं खड़े हुए कुछ सोचने लगता है। डॉक्टर उस बॉडी को फिर से चेक कर रहे थे, तभी उनकी नजर अर्नब पर जाती है और वो अर्नब की ओर गौर से देखने लगते हैं। अर्नब को एहसास होता है कि डॉक्टर कब से उसे ही घूर रहे हैं। अर्नब को ये बहुत अजीब लग रहा था। अर्नब थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर डॉक्टर से कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? डॉक्टर अर्नब की गर्दन पर बने जख्मों को देखते हुए कहता है, एएसपी सर, जो आपके चेहरे और गले पर चोट है वो चोट आपको कैसे लगी? डॉक्टर का सवाल सुनकर अर्नब को जैसे सांप सूंघ जाता है और वो कुछ भी कह नहीं पाता। अर्नब के ठीक पीछे खड़े गोपाल और अमन भी डॉक्टर के इस सवाल से घबरा जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन तीनों की कोई खौफनाक घटना याद आ गई हो। जब अर्नब कोई जवाब नहीं देता, डॉक्टर फिर से कहते, सर, मैंने आपसे पूछा कि आपको ये चोट कैसे लगी? अर्नब खुद को संभालते हुए डॉक्टर से कहता, ये चोट मुझे एक मिशन के दौरान लगी थी, लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर जवाब देता, अजीब बात है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस बॉडी के गले पर जो निशान है बिल्कुल वैसे ही निशान आपकी गर्दन पर है। ये सुनते ही अर्नब शॉक्ड रह जाता है। गोपाल और अमन का भी डर से गला सूख जाता है। अर्नब घबराकर बहाना बनाते हुए डॉक्टर से कहता है, ओके डॉक्टर, मुझे कुछ जरूरी काम है, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बता दीजिएगा। ये कहकर अर्नब लैब से बाहर चला जाता है। अर्नब के पीछे पीछे गोपाल और अमन भी वहां से चले जाते हैं। वो तीनों लैब से बाहर निकलकर पुलिस कार के पास आकर रुक जाते हैं। तीनों के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन तीनों के दिमाग में इस वक्त वो सीन चल रहा था जब अर्नब उस बंगले के अंदर गया था। उस दिन हॉस्टेजेस को आजाद करने के बाद उस बंगले के बाहर सिर्फ अर्नब, गोपाल और अमन बचे थे। अर्नब अमन से गाड़ी तैयार रखने के लिए कहता और खुद गोपाल के साथ बंगले के अंदर चला जाता है। अर्नब और गोपाल के हाथ में एक एक पिस्टल और टॉर्च थी। बंगले के अंदर लाइट नहीं थी, वहां बिल्कुल अंधेरा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, जिसकी आवाज बंगले के अंदर तक आ रही थी। बंगला बिल्कुल खाली था। अंदर जाते ही वहां एक बड़ा सा हॉल था। वहां ना कोई फर्नीचर था और ना ही कोई सजावट का सामान। अर्नब और गोपाल टॉर्च की रोशनी से देखते हुए धीरे धीरे बंगले के अंदर जा रहे थे। अंदर इतनी खामोशी थी कि उनके एक एक कदम की आवाज भी वहां गूंज रही थी। जब अर्नब और गोपाल उस हॉल के ठीक बीच में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एक बड़ा सा हवन कुंड था जो कि बुझ गया था। उस हवन कुंड के आसपास काले जादू का सारा सामान फैला हुआ था, जैसे इंसान की हड्डियां, खोपड़ी, एक बाउल में खून और भी बहुत कुछ। यह सब देखकर अर्नब और गोपाल के होश उड़ जाते हैं। गोपाल घबराते हुए कहता, सर, यहाँ से चलिए, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं, यहाँ काला जादू किया गया है। अगर हम अभी यहाँ से नहीं निकले तो मारे जाएंगे। जैसे ही गोपाल की बात खत्म होती है, एक भयानक आवाज उस बंगले में गूंजने लगती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, आज तुम दोनों मारे जाओगे। ये आवाज इतनी भयानक थी कि इसे सुनते ही अर्नब और गोपाल की रूह कांप जाती है। वो दोनों घबराते हुए अपने टॉर्च की रोशनी से अपने आसपास देखने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल को अब तक तो समझ आ गया कि ये वही साया है, लेकिन अर्नब बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है।
इससे पहले अर्नब कुछ समझ पाता, एक डरावना काला साया उसके सामने आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। बंगले के अंदर अंधेरा था, जिस वजह से अर्नब और गोपाल को साया साफ साफ नहीं दिख रहा था। इससे पहले अर्नब कुछ भी समझ पाता, वो साया अर्नब पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है। उस हमले से घायल होकर अर्नब फर्श पर गिर जाता है। गोपाल अर्नब को बचाने के लिए उसके पास जाता, तभी वो साया गोपाल पर हमला करके उसे दरवाजे की तरफ फेंक देता है। अर्नब समझ नहीं पा रहा था कि उस पर हमला कर कौन रहा है, लेकिन उसे ये समझ में आ गया था कि कुछ तो है जो यहाँ नॉर्मल नहीं है। जिस बात को अर्नब जिंदगी भर नकारते आ रहा था, आज वो वही सब एक्सपीरियंस कर रहा था। अर्नब घायल होकर जमीन पर पड़ा था, तभी वो साया ठीक उसके सामने आ जाता है। अब वो अर्नब के चेहरे के बिल्कुल ही करीब था। अर्नब का टार्च जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी रोशनी से वो कुछ कुछ देख पा रहा था। उसे अपने सामने गहरे काले धुएं में एक बड़ी सी बॉडी शेप दिखाई दे रही थी, लेकिन ठीक से वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो साया अपना हाथ आगे बढ़ाकर अर्नब की गर्दन पकड़ लेता है। अब अर्नब का दम घुटने लगा। अगले ही पल उसकी उंगलियों से नाखून बाहर आकर अर्नब की गर्दन में धंसने लगते हैं। अर्नब को अब इतना दर्द हो रहा था कि दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। उसी समय अमन हॉल में आ जाता है और वो भागते हुए अर्नब के पास आता है और एक तरह का पाउडर उस साये पर उड़ा देता है। अमन के ऐसा करते ही वो साया गायब हो जाता है और वहाँ फिर से खामोशी छा जाती है। इस इंसिडेंट को याद करते हुए अर्नब, गोपाल और अमन प्रेजेंट में आ जाते हैं और वो तीनों काफी घबराए हुए लग रहे थे। गोपाल कुछ सोचते हुए अमन से कहता, अमन, तुमने उस साये की तरफ ऐसी कौन सी चीज फेंकी थी कि वो चला गया? कहानी अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस कहानी का आनंद उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।